करके फिर उसी का हमने नॉर्टन्स इक्विवेलेंट भी बनाया, है ना। तो नाउ इसी कड़ी में आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं, और नाउ वी shall see how can the maximum power be transferred to the load, and that we shall see in this maximum power transfer theorem. ठीक है सर, रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ सर, रिकॉर्डर शुरू है सर। चालू है, हाँ ठीक, हाँ थैंक हाँ यू। सर। सो नाउ वी हैव टू सी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब देखो सोर्स जो है, अब हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट केस, लेट अस डायरेक्टली jump to the case number 1. What is case number 1? Source impedance is purely resistive. सोर्स इम्पिडेंस को हम प्योरली रेजिस्टिव मान रहे हैं। मतलब ये जो बॉक्स के अंदर आपका सर्किट है, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू गो टू दिस पेज। केस 1, सोर्स इम्पिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव। मतलब अभी के लिए हम सिस्टम को पूरा रेजिस्टिव मान रहे हैं, राइट फ्रॉम सोर्स टू द लोड। सो सोर्स का मतलब क्या? सोर्स का थेवेनिन इक्विवेलेंट या फिर उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट, बराबर। ये है सोर्स हमारा इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको पता है सोर्स कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसी का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दो तो वो नॉर्टन इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। सो वॉट एवर लाइट टू द लेफ्ट ऑफ ए बी, देयर वी हैव ट्रीटेड इट एज द सोर्स and it has been converted into its simplest form. So this is something that doesn't change, but this is something that changes. This is something that changes. So source impedance is purely resistive and load is also resistive. ये फर्स्ट केस है हमारा, ठीक है। सोर्स भी प्योरली रेजिस्टिव है और लोड भी प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में, लोड जितना पावर रिसीव करेगा IL स्क्वायर इंटू RL, IL स्क्वायर इंटू RL, लोड जितना पावर रिसीव करेगा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ RL, बराबर। भाई RL वेरी होगा तो IL स्क्वायर RL भी वेरी होगा। IL स्क्वायर RL इज नथिंग बट द पावर रिसीव्ड बाय द लोड। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूं, मुझे बताना सभी चैट बॉक्स में कि RL की फिर ऐसी कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसके लिए ये पावर मैक्सिमम हो जाएगा। भाई if power transferred is a function of RL, then for some value of RL this power will be maximum, no maximum minimum, right या wrong बोलो जरा इस पर। Power transferred shall be the function of RL, ठीक है। तो बनाना क्या है, हमें पावर का फंक्शन बनाना है। पावर का फंक्शन IL, IL मतलब ये वाला ब्रैकेट तो आपका करंट हो गया, इसका स्क्वायर इंटू RL, ठीक है। ये आपके पावर का फंक्शन हो गया। Now I need to find out the maxima of this PL for the variable RL with respect to variable RL.
तो आपको पता है मैथमेटिक्स भी आप पढ़ते हो, जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालने जाते हैं तो जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखते हो, है ना। एफ ऑफ एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और वहां से आप निकालते हो मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमें करना है। डिफरेंशिएशन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफरेंशिएशन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होता है। ये तो सबसे जनरल केस है, यहाँ तो आरएल वेरिएबल है, बट लेटर ऑन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे जहाँ पे वेरिएबल कैन बी अ करंट सोर्स, द वेरिएबल कैन बी अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सर्किट समवेयर, द वेरिएबल कैन बी अ कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस कनेक्टेड in the circuit somewhere. All right, whatever is the variable given in the question, you will first formulate the power function. ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये पावर का फंक्शन है, so first we shall formulate the power function and it will be differentiated with respect to the variable, whatever is the variable. In this particular circuit in front of you, the variable is RL itself. तो जो भी वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल और रखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा दिस। और ये आपने रट ही रखा बचपन से, ये बचपन से रट रखा है ना सर, जब सोर्स इंपीडेंस लोड इंपीडेंस के बराबर हो जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाता है सर, ये आपने बचपन से रट रखा है, तो ये तो आना ही था। ठीक है, डिफरेंशिएट करके आप सॉल्व कर सकते हो, अभी उसमें समय जाएगा नहीं, तो डिफरेंशिएशन करके ये आता है। ठीक है, आरएल की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, उसमें से एक वैल्यू आरटीएच है, इसलिए आरएल इक्वल टू आरटीएच लिखना ज्यादा उचित माना जाता है, बजाय कि आरटीएच इक्वल टू आरएल लिखें, है ना। वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं, जैसे वहाँ ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते हो तो बोलते हो किसी भी लोडिंग एक्स पे कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के बराबर होंगे तो इफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, ये वहां भी रट रखा है आपने। तो एक्स स्क्वायर पीसीयू इक्वल टू पीआई लिखते हैं वहां पर भी, समथिंग विच इज वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग विच इज कांस्टेंट, ऐसा लिखा जाता है। आरएल की और भी बहुत सी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 लिखने का रिवाज है, 2 इक्वल टू एक्स जरा अजीब लगता है थोड़ा सा, है ना। x इक्वल टू 2, तो आरएल की इस वैल्यू के लिए पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाएगा टू द लोड। ठीक है, अब इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट, तो आपको पता है मैक्सिमा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो पी एल मैक्स आपको मिल जाएगा डी टी एच स्क्वायर बाय 4 RTH, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ये है क्या, ये है मैक्सिमम पावर रिसीव्ड बाय द लोड, मैक्सिमम पावर रिसीव्ड बाय द लोड, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, नोट डाउन आप कर लेना बाद में, मैं नोट डाउन करने का समय आपको दूंगा पूरा, डोंट वरी अबाउट नोटिंग इट डाउन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हालांकि ये बहुत नॉर्मल सा केस है, आपको पता ही है, फिर भी एक बात आप मुझे बताइएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के समय जो ये वाला रेजिस्टेंस है वो इसके बराबर है, दीज टू रेजिस्टेंसेस आर द सेम। अब दोनों सीरीज में है, दोनों के थ्रू सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो आप मुझे बताना जितना पावर ये कंज्यूम करेगा उतना ही ये भी कंज्यूम करेगा, मतलब ये जो पावर है इसका डबल सोर्स से आना चाहिए, ये जो पीएल मैक्स है इसका डबल सोर्स से आना चाहिए, क्योंकि इतना ही लोड को जाएगा इतना ही आरटीएच को ही जाएगा। यस या नो बोल दो जरा जल्दी।
है ना? तो इफ आई राइट PS max, maximum power coming from the source during maximum power transfer condition will be just twice of this. So twice of this is this simply. तो ये बना क्या? Power coming from source during MPT. MPT मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करके जरा आप नोटेड टाइप करें, तो फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, नोटेड टाइप करें तो मुझे पता चल जाएगा कि कर लिया आपने नोट डाउन। क्या नोट डाउन? अच्छा, अब एक और चीज बताना मुझे। जस्ट लुक एट द डायग्राम अगेन। वापस डायग्राम पे आ जाओ। टेल मी वन थिंग, जो भी VTH है उसका आधा VTH/2 यहाँ अपीयर होगा और उसका आधा VTH/2 यहाँ पे अपीयर होगा। यस या नो बोलना जरा इस पे। क्या वोल्टेज आधा आधा अपीयर होगा? मतलब लोड पे आधा पहुंचेगा। ठीक है, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग MPT इन केस 1, सोर्स वोल्टेज का आधा लोड पे अपीयर होता है। ठीक है, सोर्स वोल्टेज का आधा लोड पे अपीयर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बाकी पॉइंट्स तो हम लिख ही चुके हैं। RL RTH के बराबर होना चाहिए और PL मैक्स और PS मैक्स के एक्सप्रेशन भी हमने देखे। ठीक है, अब एक और चीज, जो भी P लोड मैक्स है अपॉन जितना भी सोर्स से चला है इज 1/2, मतलब 50% की है। ठीक है, तो यहाँ एक डिस्क्रिपेंसी सी देखने में मिलती है कि एक तरफ तो बोल रहे हैं मैक्सिमम मैक्सिमम और दूसरी तरफ से 50% इज द इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफर। तो एक डिस्क्रिपेंसी सी यहाँ नजर आती है। क्या? व्हाट इज द डिस्क्रिपेंसी? एक तरफ तो बोल रहे हैं मैक्सिमम और दूसरी तरफ इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफर इज ओनली 50%। अब ये तो बात जमी नहीं। तो कई बार स्टूडेंट्स आस्क्ड इन द क्लास के सर, ऐसा होता है क्या सही में भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नाम की होती है क्या कोई चीज?
Now see, we have to look at it in the context of electrical circuits and electronic circuits first of all. If I talk of an electrical circuit, means the power system जो अभी हमने बनाया था, ये आपका पावर सिस्टम जिसके अंदर thousands of generators are there, thousands of transmission lines, thousands of transformers are there. एक तो ये सिस्टम है जहाँ पे मेगावाट क्या गीगावाट ऑफ पावर का फ्लो चालू है फ्रॉम वन एंड टू द अदर. एक तो ये सिस्टम, और एक आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक आपने एक ब्रेड बोर्ड के ऊपर कुछ बना रखा है या एक एक छोटा सा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है वो. इफ आई टॉक ऑफ 1 मेगावाट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिकल वाले भी बैठे हैं, आई होप दे वुड आंसर दिस. 1 मेगावाट जनरेट करने का लगभग लगभग कितना रुपए लगता है भैया, आपको पता है क्या? 1 मेगावाट जनरेट करने का लगभग कितना लगता है टोटल मार्क? उसके अंदर एस्टेब्लिश करने की कॉस्ट भी आ गई, मैन पावर भी आ गया, स्टाफ की सैलरी भी आ गई, जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन भी आ गई, सब सब टोटल मार्क 1 मेगावाट जनरेट करने का कितना लगता है? एनी आइडिया? इलेक्ट्रिकल वाले कौन कौन है भैया, बताओ जरा. It takes around 7 to 7.5 crores to generate 1 megawatt. 7 to 7.5 crores to generate 1 megawatt, and another 7 crores to transmit it, है ना? तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, it is limited to the small electronic circuits, small communication circuits, where the power consumption is of the order of few watts or few hundred watts, है ना? 200 वाट, 100 वाट, या छोटे छोटे आपके ट्रांजिस्टर सर्किट्स अगर ले लें तो वहां तो मिली एम्पियर में मामला रहता है. तो वोल्ट्स इनटू मिली एम्पियर इज मिली वाट्स. ठीक है. तो इम्पीडेंस मैचिंग नाम की चीज जो आप करते हो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आप देखने को आपको मिलती है. व्हेन load impedance is equal to the source impedance, 50% of the power coming from the source will reach the load, rest of it will be just lost in the system itself, in the source itself. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 मिलीवाट में से 50 मिलीवाट का लॉस हो गया, तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है ना, क्या है, 100 मिलीवाट में से 50 मिलीवाट का हो गया, 100 वाट में से 50 वाट का हो गया तो भी हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर मैं आपको बोलूं 100 मेगावाट में से 50 मेगावाट का लॉस हो गया भैया, लो, तो ऐसे तो लुट जाएंगे. हाँ? जहाँ पे कॉस्ट इज दिस हाई फॉर 1 मेगावाट ऑफ पावर, वहाँ 100 मेगावाट में से 50 मेगावाट का लॉस अगर होने लगा तो हो गया फिर. ठीक है. तो वहां पे पावर ट्रांसफर को मैक्सिमाइज करने के लिए देर आर मेथड्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल एंड देर आर कॉम्पनसेशन टेक्निक्स एंड देर आर पावर फैक्टर करेक्शंस एंड देर आर स्टफ. ठीक है. वहां पे दूसरे तामझाम हैं. there is no way shall we go for this impedance matching kind of stuff to transfer the maximum power to the load. तो ये स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स तक ही ये सीमित है, लेकिन आपके नेटवर्क थ्योरी के कोर्स में है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है. ठीक है. तो ये तो था अपना केस 1. व्हाट इज केस 2? आई इमीडिएटली राइट द अदर केसेस. केस 2 क्या है? सोर्स इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स है. सोर्स का मतलब क्या? जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, सब टोटल मार्केट, है ना? सेंडिंग एंड पे जनरेटर है, उसके वो एक आरएल सर्किट है. फिर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट आप सभी ने बनाया है, वो भी एक आरएल सर्किट है. फिर ट्रांसमिशन लाइन आ गई. ट्रांसमिशन लाइन का अपना कुछ इंडक्टेंस है, 2 × 10⁻⁻⁷ log of GMD by GMR.
वो बड़ा हाई होता है इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन तो काफी कम होता है, पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन लॉग ऑफ डी बाय आर। इतना कम होता है कि बाहर से लगाना पड़ता है रिएक्टिव पावर बैलेंस के लिए। तो प्रीडोमिनेंटली देखा जाए तो ट्रांसमिशन लाइन भी इंडक्टिव है। तो जनरेटर इंडक्टिव, ट्रांसफॉर्मर्स इंडक्टिव, ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टिव, और रेजिस्टेंस तो होगा ही, हर जगह होगा। जहां पे भी कोई रेजिस्टिविटी और एक फिजिकल डायमेंशन का मटेरियल होगा, वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो जनरेटर की वाइंडिंग्स है, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कंडक्टर्स का अपना रेजिस्टेंस निश्चित रूप से है। तो टोटल मार के वो एक आरएल लोड है, आरएल सॉरी आरएल सर्किट है, आरएल लोड नहीं, आरएल सर्किट है। तो ये जो बॉक्स आपको मैंने बताया, ये दिस इज ऑफ आरएल टाइप। इनहेरेंटली ये आरएल टाइप का होता है। और यहाँ पे इंडक्टेंस जितना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करते हैं, उतना हमें सप्लाई करना पड़ता है बाय इंस्टॉलिंग द कैपेसिटर्स इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर वोल्टेज प्रोफाइल एंड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द पावर ट्रांसफर टू द लोड। ठीक है, तो ये आरएल टाइप का होता है। तो अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा? इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा ऐसे। अब सोर्स मुझे एसी बनाना पड़ेगा। तो ये बना आपका वीटीएच, और या वीएस बोल दो, आप नोटेशंस अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। इसको आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच बोल दो, या आर एस प्लस जे एक्स एस बोल दो। कुल मिला के है ये थेवेनिन इक्विवेलेंट ही, यू कैन यूज योर ओन नोटेशंस। ठीक है, और लोड अभी भी मैं प्योर रजिस्टिव ही रखूंगा। लोड को अभी भी प्योरली रजिस्टिव ही रखेंगे। तो लोड प्योरली रजिस्टिव हुआ, ये हुआ आपका आर एल। ठीक है, now I'll write the results directly, no need to go into the derivation. Derivations are given in your textbook. ये है आपका आईएल। तो आईएल का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा बी एस ऑन ठीक है, पीएल इज व्हाट, आईएल स्क्वायर इनटू आरएल। व्हेन वी डिफरेंशिएट with respect to the variable defined in the circuit, it comes down to RL is equal to under the root RS plus RTH, RS plus RL, sorry, RL, RS plus RL whole square plus XS square. That is mod of, गड़बड़ हो गई, simply RS plus RS square plus XS square, मतलब mod of ZS। ठीक है, ये कंडीशन फॉर एमपीटी है। आरएल किसके बराबर हो जाना चाहिए? मॉड ऑफ ZS के बराबर हो जाना चाहिए, कंडीशन फॉर एमपीटी। ठीक है, एग्जाम्पल, if ZS is 3 plus J4 ohms, then RL should be mod of 3 plus J4, मतलब 5 ohms फॉर एमपीटी। ये कंडीशन ही कई बार 1 मार्क में पूछ ली जाती है, गेट में और आईएएस में। ठीक है, तो आरएल इतना हो जाना चाहिए। इसके ऊपर नोटेड टाइप करिए, फिर इसको बढ़ाते हैं आगे।
हाँ जी, नोटेड। ये डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद ही ऐसा आएगा। जी नोटेड, पढ़ें आगे। सब्स्टिट्यूट L is equal to mod ZS into the circuit to calculate maximum power received by the load। तो आप इसको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, न्यूमेरिकल में हम करेंगे इसको। ये आपका RL मॉड ZS के बराबर इसका मैग्नीट्यूड हो गया। सोर्स अपनी जगह पे ही है, और VS या VTH is as it is, and then you can calculate IL. We can call this as circuit during MPT। ठीक है, इस वाले सर्किट से आप जो भी कैलकुलेट करोगे वो ड्यूरिंग एमपीटी होगा। यहाँ से आप आईएल निकालोगे तो वो ड्यूरिंग एमपीटी होगा, लोड करंट ड्यूरिंग एमपीटी। यहाँ आप पावर ट्रांसफर निकालोगे लोड को, तो वो पावर मैक्सिमम पावर रिसीव बाय द लोड होगा। यहाँ आप लोड का वोल्टेज निकालोगे तो वो लोड वोल्टेज भी ड्यूरिंग एमपीटी होगा। तो वॉट एवर यू कैलकुलेट फ्रॉम दिस सर्किट, उसके आगे ड्यूरिंग एमपीटी आप लगा देना, बिकॉज एनी ऑफ दोज पैरामीटर्स कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि भाई लोड वोल्टेज निकालो ड्यूरिंग एमपीटी कितना होगा, लोड करंट निकालो ड्यूरिंग एमपीटी कितना होगा, सोर्स का पावर फैक्टर निकालो ड्यूरिंग एमपीटी कितना, लोड का पावर फैक्टर निकालो ड्यूरिंग एमपीटी कितना। तो वो सब कुछ इस पर्टिकुलर सर्किट से निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, यहाँ पी लोड मैक्स का कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है जैसा केस 1 में था कि सीधा VTH² 4 RTH और बात खत्म। वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पहले आपको RL निकालना पड़ेगा, RL को सर्किट में वापस डालेंगे, और फिर पावर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है RL के द्वारा वो P लोड मैक्स होगा। ठीक है, और उसमें सोर्स का लॉस ऐड कर देंगे IL² RS। तो दैट विल बी द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। सोर्स कितना पावर सप्लाई करेगा, जितना RL को जा रहा है प्लस जितना RS में डिसिपेट हो रहा है, वो टोटल मार के सोर्स से आएगा। ठीक है, तो ये केस 2 हो गया। अब केस 3, both source impedance and load impedance are complex। अब लोड भी कॉम्प्लेक्स है, सोर्स तो है ही जैसा केस 2 में था। सम कॉम्प्लेक्स लोड RS, JXS और VTH। ठीक है, तो आई डायरेक्टली राइट द कंडीशन नाउ। कंडीशन क्या है एमपीटी की, ZL should be ZS conjugate, मतलब RS माइनस JXS। ठीक है, ये कंडीशन फॉर एमपीटी है। अगेन सेवरल टाइम आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स द कंडीशन इटसेल्फ। ठीक, और अब एक चीज आप मुझे बताना, अगर आप ये ZL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो सर्किट के अंदर वापस, तो सोर्स इम्पीडेंस का इमेजिनरी पार्ट और लोड इम्पीडेंस का इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। प्लस JXS और माइनस JXS एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या ये वापस फर्स्ट केस जैसा बन जाएगा? क्या ये वापस फर्स्ट केस जैसा बन जाएगा? यस या नो बोलो। लोड इम्पीडेंस की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी
तो इमेजिनरी पार्ट विल सिंपली कैंसल ईच अदर, तो ये तो सोर्स आर एस और आर एल ही बन गया। मतलब द फॉर्मूला दैट वी सॉ देयर इज एज इट इज एप्लीकेबल हियर, पी लोड मैक्स is what? VTH square by 4 R VH या RS, VS square by 4 RS। VS को VTH लिख सकते हैं, RS को RTH लिख सकते हैं, बिकॉज इट सिंपली स्टैंड फॉर द सोर्स। ठीक है, तो केस 3 में फिर वापस हमारे पास भाई डायरेक्ट एक्सप्रेशन है मैक्सिमम पावर रिसीव्ड बाय द लोड का। केस 2 में इनडायरेक्टली कैलकुलेशन होता है, बाकी केस 1 और केस 3 में डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद न्यूमेरिकल पे चलेंगे। देर आर अ फ्यू केसेस जो कि मैं अब न्यूमेरिकल में ही लूंगा। ये 3 केसेस पढ़ के नाउ वी शैल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस पे डन टाइप कर दीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल रखता हूँ आपके सामने एक के बाद एक। डन। यस सर, श्योर। Okay, sir. Thank you, sir. जी जी, थैंक यू सो मच सर। चलिए आंसर क्विकली। यस आंसर। आर कितना हो जाना चाहिए? कितना हो जाना चाहिए ना, केस नंबर 2। कुणाल, शुभाली, आया ना आंसर? 14.14।
चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा, ये थेवेनिन थ्योरम का ही क्वेश्चन हो गया। वीएस बाय आईएस वाले केस हुआ कि नहीं? यस या नो बोलो जरा। वीएस बाय आईएस जो निकालते थे डिपेंडेंट सोर्सेस वाले थेवेनिन थ्योरम के क्वेश्चंस में, लोड को हटाते थे, वहां वीएस लगाते थे, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करते थे। वीएस बाय आईएस से ही करोगे ना? यस या नो बोलो भाई। चलिए, थेवेनिन थ्योरम की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट थेवेनिन थ्योरम में ही एक स्टेप ऐड हो जाती है और वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का केस बन जाता है ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में थेवेनिन इक्विवेलेंट तो हमें बनाना ही होता है। तो लोड को हटाया, वीएस बाय आईएस का रेशो निकालना है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर देना। ठीक है, ये आपका I1 है और ये है आपका 0.5 I1। अब 40 ओम और 20 ओम आपको पैरेलल में नजर आ रहे हैं, है ना? 40 ओम और 20 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। तो अगर 40 ओम में से I1 फ्लो होगा तो 20 ओम में से 2I फ्लो होगा। भाई आधा रेजिस्टेंस मतलब डबल करंट, तो 2I1 मैं इसको लिख देता हूँ। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, यहाँ लगा देना है सीधा सीधा केसीएल। ये पूरा एक ही नोड है और इस पूरे एक नोड का पोटेंशियल कितना है? वीएस। तो सिंपली राइट वीएस या आईएस एंटर किया, 0.5 I1 एंटर किया, जी श्रुति करिए टाउ डाउट टाइप। ये दो करंट एंटर किए और 2I1 प्लस I1 निकला। तो आई एस इज इक्वल टू 2.5 I1 हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और I1 आपको क्या नजर आ रहा है? वी एस बाय 40, मतलब वी एस इज इक्वल टू 40 I1। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। तो 2 डिवाइड बाय 1 कर दीजिए, तो वी एस बाय आई एस आएगा 40 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 9।
श्रुति, आपने थेवेनिन थ्योरम की क्लास अटेंड करी है? आरटीएच पूछ रहा है आपसे, आरटीएच। तो आरटीएच कैसे निकालते हो जब डिपेंडेंट सोर्स होते हैं तब? जब सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो आरटीएच कैसे निकालते हो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसमें थेवेनिन थ्योरम। ये थेवेनिन थ्योरम का ही क्वेश्चन है, आरटीएच पूछ रहा है आपसे। अरे थेवेनिन थ्योरम की क्लास अटेंड नहीं की क्या आपने? आप क्लास में नहीं होंगे। देखो, जब भी डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं और इनपुट इम्पीडेंस निकालना रहता है तो सीरीज पैरेलल नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्सेज को हम डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। तो डिपेंडेंट सोर्सेज को क्योंकि हम डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, तो जहां से आपको आरटीएच निकालना है उस लोड को आप निकाल के रखते हो साइड में, वहां लगाते हो एक बीएस, अंदर एंटर करवाते हो एक आईएस। ठीक है? एंड देन बीएस बाय आईएस का रेशियो हमें निकालना होता है समान। ठीक है? इसमें भी यही करना है। ये भी थेवेनिन का ही क्वेश्चन है, आरटीएच ही पूछ रहा है आपसे। नंदिनी, देखते हैं अभी। लेट द अदर सॉल्व। आई थिंक बराबर है आपका। यस कुणाल।
चलिए फाइनली स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं राय सोनी के। आई एम वेरी हैप्पी, आंसर देने लगे हैं अब। अच्छा, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना होता है। ये वी एस, ये आई एस, ये है आपका वी एक्स। अब एक बात बताना मुझे आप, 4 ओम और 4 ओम सीरीज में है, नीचे वाली ब्रांच में देखो तो सभी लोग बताना। 4 ओम और 4 ओम सीरीज में है, सीरीज में है मतलब दोनों के थ्रू करंट सेम है, दोनों की वैल्यूज भी सेम है, 4 ओम और 4 ओम। तो दोनों के अक्रॉस फिर वोल्टेज भी सेम होना चाहिए। तो एक के अक्रॉस अगर वी एक्स लिखा है तो दूसरे के अक्रॉस भी वी एक्स लिख दूं क्या? यस या नो बोलना। क्या दूसरे के अक्रॉस भी वी एक्स लिख दूं? है ना? और जो कॉमन करंट है, वो कॉमन करंट क्या है दोनों के थ्रू? वी एक्स बाय फोर। वी एक्स बाय फोर इज द कॉमन करंट थ्रू बोथ ऑफ देम। तो ये वाला करंट वी एक्स बाय फोर है, तो ये ऊपर कितना जाएगा? आई एस माइनस वी एक्स बाय फोर, ये वाली ब्रांच में जाएगा। ठीक है, तो आप करना कुछ नहीं है, ये बाहर वाले लूप में गोल घूम जाओ और केवीएल लगा डालो। तो केवीएल लगाया, क्या मिला? 4 ओम मिला। ठीक है, और यही आपका आर टी एच आर एस। ठीक है, ये सब केस वन के अंदर जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है,
यस नंदन, लेट द अदर सॉल्व करते हैं इसको। आई होप योर आंसर इज करेक्ट। थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है, सीधी सी बात। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का हर क्वेश्चन थेवेनिन थ्योरम का ही क्वेश्चन होता है। देखिए, आर को निकाल के तो पहले साइड में रख दो और सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए। पहले वीटीएच निकाल लेते हैं। ये वीटीएच, अच्छा एक बात बताना, वोल्टेज डिवीजन रूल आप सभी को पता है। वी नॉट को मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाले लूप से 2/2 + 3 × 5, मतलब 2 वोल्ट्स। और राइट साइड वाले लूप से वीटीएच को मैं लिख देता हूँ अपॉन 40 + 10 × 100 V0। ठीक है, तो ये बना 4/5 × 100 × 2, बराबर। तो कितना, 160 वोल्ट ही बना। तो ये आपका वीटीएच। ठीक है, एक लूप लेफ्ट साइड पे है, एक लूप राइट साइड पे है। तो यहाँ से वी नॉट निकाल के उस वी नॉट को इधर सब्सटीट्यूट करके वहां से वीटीएच निकाल लिया। सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल, बोथ द लूप्स, इन बोथ द लूप्स। आरटीएच जब निकालने जाओगे तो देखो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करोगे, है ना। अब जैसे ही आपने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया, वी नॉट जीरो हो जाएगा। जैसे वी नॉट जीरो किया तो 100 वी नॉट जीरो हो जाएगा, है ना। भाई ये सोर्स ही अगर नहीं रहा तो ये वोल्टेज कहां से आएगा वी नॉट। 5 वोल्ट के कारण कुछ करंट फ्लो होगा लूप में और उसके बाद वी नॉट आएगा। लेकिन 5 वोल्ट ही नहीं है तो वी नॉट कहां से आएगा। तो वी नॉट जीरो, अगर वी नॉट जीरो तो 100 वी नॉट जीरो, और 100 वी नॉट जीरो हो गया तो
यहां से अंदर झांकिएगा और निकालिएगा आरटीएच। ये 10 किलो ओम है, ये 40 किलो ओम। इतना इतना हिस्सा जो है सर्किट का, ये तो हवा में है, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है। अगर आप ईबी टर्मिनल से झांक रहे हो तो ये जो येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया है सर्किट का हिस्सा, उस सर्किट का कोई मतलब है ही नहीं, वो एक तरह से हवा में होगी। इधर के रेजिस्टेंस कब काउंट होते, जब आप इधर से झांकते, इन दो टर्मिनल से झांकते तो वो कंसिडर होता। लेकिन इधर ए बी से आप झांकोगे तो कोई मतलब है नहीं। तो उतना उतना हिस्सा तो हो गया बाहर, क्योंकि इट इज जस्ट कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्किट। तो आरटीएच आ गया 14 पैरेलल विथ 10। ठीक है। तो ये कितना आ गया, 400/50। 450 इज लाइक 8 किलो ओम है ये। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है पी लोड मैक्स। एक्सप्रेशन क्या होता है, VTH² / 4 RTH, मतलब 160 का स्क्वायर बाय 4 RTH, मतलब 8000। तो ये सॉल्व करके बताइए कितना आया। 0.8। नेक्स्ट, वही थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है इसका, है ना। अच्छा, पहले मुझे बताओ तीनों केस में से कौन से केस में जाएगा ये। तीनों जो केसेस देखे थे उसमें से कौन से केस में जाएगा ये। अरे बताओ भाई। हम्म। कुणाल, लोड प्योरली रेजिस्टिव है और सोर्स कॉम्प्लेक्स टाइप का है, 2 में जाएगा। चलिए आंसर बताइए।
यस नंदिनी, करेक्ट, वेरी गुड। करेक्ट कुमार। देखो, सबसे पहले तो आप सोर्स का इम्पीडेंस निकाल के रख लो, बट ऑब्वियस सी बात है 6 + J8 और 6 + J8 क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो ZS क्या है, 6 + J8 इन पैरेलल विथ 6 + J8, तो दिस इज P + J4 ops। ठीक है, अब इसको तो आपने ओपन कर दिया है, या लेट मी जस्ट रीड्रॉ द सर्किट। और ये वोल्टेज आपने निकाल लेना है। तो ये है आपका 110 और ये है 90। ठीक है, और वोल्टेज आपको ये निकालना है VTH। We can take the instantaneous polarities like this without the loss of any generality। तो VTH निकालना है आपको, VTH निकालना है तो बहुत से तरीके हैं। एक तरीका है ये I निकाल लो, है ना। तो I कितना है, 110 ∠0 - 90 ∠0 होल डिवाइडेड बाय टोटल मार के है 12 + J 16। ठीक है, तो ये कितना बनता है जरा बताना तो, ये कितना बनता है सॉल्व होके, 20
डिवाइडेड बाय ये, तो क्या बनेगा, कितना बनेगा। ठीक, तो VTH क्या होगा, 110 वोल्ट माइनस जो बीच में ड्रॉप हो रहा है, वो बीच में ड्रॉप हो रहा है करंट इनटू इम्पीडेंस, है ना। भाई ये वाला वोल्टेज कितना है, जितना ये वोल्टेज है माइनस यहाँ का ड्रॉप, यहाँ का ड्रॉप कितना है, करंट इनटू इम्पीडेंस यहाँ का ड्रॉप। ठीक है, तो ये सॉल्व होके कितना बनेगा, बताइए सभी चैट बॉक्स में जरा। 100 एंगल 0 वोल्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है 10 एंगल 53.1, तो एंगल तो 0 हो गया, और 110 में से 10 गया तो 100 बचा। दिस इज योर VTH। ठीक है, अब RL कितना होना चाहिए, RL होना चाहिए मॉड ऑफ ZS के बराबर। मॉड ऑफ ZS मतलब 5 ओम। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट अब बना लो, ये तो आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया, VTH ZTH, और ये आपका RL, बराबर। और RL कितना है, 5 ओम है। RL कितना है, 5 ओम। तो ये केस 2 में है, केस 2 में मैंने आपको बोला था कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले करंट निकालना पड़ेगा ड्यूरिंग एमपीटी। तो IL का सीधे मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, एंगल से कोई मतलब है नहीं हमें। तो 100 डिवाइडेड बाय √3 + 5 स्क्वायर्ड +4 स्क्वायर्ड। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे कितना एम्पियर आ रहा है ये, IL कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। व्हाट इज IL, 11.8, और एक डेसिमल बता दीजिए आगे, 2-3 डेसिमल तक रखेंगे तो आंसर आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। 11.18। ठीक है, जरा डन टाइप कर दो उस पर, डन।
उसी को केस 3 में ले जाते हैं। जी जल्दी बताओ आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना इसका तो। ZL कितना हो जाना चाहिए? ZS कॉन्जुगेट, मतलब T-J4 हो जाना चाहिए। और पीलोड मैक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, VTH² / 4 RTH या RS, या इसको भी एस बोल दो। तो इतना ना, कितना आ रहा है ये? हाँ देखो, इमेजिनरी पार्ट जब कैंसिल हो जाता है तो सर्किट के इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर रिएक्टिव पार्ट कैंसिल हो गया, लोड के रिएक्टिव पावर, सोर्स का रिएक्टिव पावर, सॉरी रिएक्टिव पार्ट, सोर्स का रिएक्टिव पार्ट और लोड का रिएक्टिव पार्ट कैंसिल हो गया, तो सोर्स को दिखने वाला इम्पीडेंस कम हो गया ना। तो सोर्स को दिखने वाला इम्पीडेंस अगर कम हो गया तो लोड करंट ज्यादा हो गया। इसलिए आप देखो, वहां पर पावर ट्रांसफर हो रहा था 625 और यहाँ हो रहा है 833। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्टिव पार्ट बचा ही नहीं है, सोर्स को खाली रेजिस्टेंस दिख रहा है। एक तरीके से रेजोनेंस की कंडीशन हो गई है ना। सोर्स को खाली रेजिस्टेंस दिखेगा, इमेजिनरी पार्ट तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो करंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा, सीरीज सर्किट हो जाएगा ये, सीरीज आरएलसी सर्किट। करंट मैक्सिमा पे पहुंच जाएगा, इंपेडेंस मिनिमा पे, और करंट मैक्सिमा पे पहुंच जाएगा तो पावर ट्रांसफर मैक्सिमा पे पहुंच जाएगा लोड रेजिस्टेंस। है कि नहीं? यस या नो बोलो इस पे जरा। इसलिए यहाँ 833 आ रहा है, वहां 625 आ रहा है। ये केस 3 है, वो केस 2 था, राइट? तो कंक्लूजन क्या है? केस 3 में मोर पावर इज ट्रांसफर्ड कंपेयर टू केस 2, और ये प्रूफ भी हो गया।
इसकी जनरल मेथड वही है, लोड पावर का फंक्शन बना लेना और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। यहाँ पे आरएल इज द वेरिएबल, ठीक है। तो लोड पावर का फंक्शन बनाओ, उसको आरएल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, उसको इक्वल टू 0 रखो और वहां से आरएल की वैल्यू निकालो। ये गेट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गेट की एग्जाम 2002 तक सब्जेक्टिव होती थी, 2003 से पूरी ऑब्जेक्टिव हुई। तो ये 98 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा, गेट का फॉर्म भर दिया आप लोगों ने? गेट का फॉर्म भरा कि नहीं भरा अभी? हाँ जी, जो लोग गेट की एग्जाम दे रहे हैं भरा के नहीं? तो भरो भाई। श्रुति, बाकी लोग बताओ भरा के नहीं गेट का फॉर्म? भरो भरो तुरंत, लेट करना ही नहीं इसमें। तो ये तो पहली फुर्सत में भरना चाहिए आपको, तुरंत करने वाला काम है ये, नो डिलेस। फटाफट भरो। बाद में नहीं तो ट्रैफिक बढ़ जाता है, वेबसाइट पे लोड बढ़ जाता है, फिर आपके सेंटर की चॉइस भी फिर आपको मिलने के चांस कम हो जाते हैं भाई। आप आपकी पहली चॉइस नागपुर भरोगे ना, सेंटर की पहली चॉइस नागपुर भरोगे, फिर दूसरी कोई भरोगे, फिर तीसरी कोई भरोगे, फिर चौथी कोई, चार चॉइस भरवाता है वो। बहुत ज्यादा लेट करोगे तो पहली चॉइस से दूसरी चॉइस, दूसरी से तीसरी पे आने लगता है, तीसरी पे तो खैर नहीं जाता, दूसरी तक आ जाता है। तो जितना जल्दी करो उतना अर्लियर द बेटर, इसको तो लेट करना ही नहीं कभी। ठीक है, तुरंत भरना आज सभी। ठीक है।
इसको लिख लेना केस 4, ये केस 4 है। देखो, सोर्स तो एज इट इज है विद अ कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस। लोड ऐसा है कि खाली ये वेरिएबल और रिएक्टेंस वेरिएबल नहीं है। तो ठीक है, हम तो जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आईएल का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा वीएस का मैग्नीट्यूड अपॉन ठीक है पी लोड अगर हम निकालने जाएं तो आईएल का स्क्वायर इंटू आरएल। भाई जो भी वाट्स कंज्यूम होगा वो रेजिस्टेंस ही करेगा, रिएक्टेंस तो कोई वाट्स कंज्यूम करेगा नहीं। जब आप बोलते हो पावर ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब एक्टिव पावर मतलब द पावर विच इज एसोसिएटेड विद द रेजिस्टिव पार्ट ऑफ द लोड। तो ये बनेगा वीएस का स्क्वायर आरएल अपॉन आरएल प्लस आरएस का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस एक्सएल प्लस एक्सएस होल स्क्वायर, आई स्क्वायर आरएल, आई ऊपर से रखा। ये आपका फंक्शन बन गया लोड का। ठीक है, दिस इज योर फंक्शन ऑफ लोड पावर। ठीक है, इस पूरे फंक्शन में केवल एक ही वेरिएबल है और वो क्या है, आरएल। तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अब आप डिफरेंशिएट करो। अब आगे आपको करना डी बाय डी आरएल ऑफ पी लोड, put it equal to 0, tell me the value of RL now। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना आपको आता है। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यू नो द होल स्टोरी। कुणाल समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन, आप क्या पूछ रहे हो? आरएल विल फेट रिमूव का क्या मतलब? जी, डिफरेंशिएट करके जीरो रखो, आंसर बताओ जल्दी, क्या आ रहा है आरएल? कुणाल कैसे होगा रिमूव, आपने किया? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर।
RL पूरा थोड़ी ना रिमूव हो जाएगा। सॉल्व करो आप। देखो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो लिख देता हूं, करना आपको है। RS का स्क्वायर प्लस XS प्लस XL का होल स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आप सब्स्टिट्यूट कर देना इसके लिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसने बोला है कि RS 0 है, RS को 0 रखो, सॉरी एक्सेस 0 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा, तो RL शुड बी 5। ठीक है, आप अगर देखो थोड़ा गौर करो, सॉल्व तो खैर आपको करना है, लेकिन आप देखो तो ऐसा नहीं लगता आपकी ये जो एक्सेल है, इस एक्सेल को आप इस एक्सेस के साथ मर्ज कर दो इधर की तरफ, तो ये केस 2 ही बन गया। यस या नो? ये एक्सेल इस एक्सेस के साथ मर्ज हो गया, एक्सेल प्लस एक्सेस बन गया, तो केस 2 ही नहीं हो गया क्या ये? यस या नो बोलो जल्दी। है ना? चलो अगला बताओ। नंदिनी करेक्ट। शुभाली, दिस इज केस नंबर 5।
प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड इट फॉर केस नंबर 1 वसंत, ये केस नंबर 1 नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ लोड रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस जो है वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। सोर्स इम्पीडेंस या सोर्स इम्पीडेंस का एक हिस्सा यहाँ वेरिएबल बना दिया है। देखो, केस 1 नहीं है ये कि भाई 6 और 6 पैरेलल में 3, 3 और 3 हो गया तो मैक्सिमम पावर, ऐसा ऐसा नहीं है। एक काम करते हैं, 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन रख रख के देख लेते हैं और निकाल लेते हैं लोड को पावर ट्रांसफर, है क्या नहीं? अभी पता चल जाएगा। लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। ऑप्शन ए लेता हूं मैं, R इक्वल टू 6 ओम, ठीक है? तो 6 और 6 पैरेलल में 3 बन जाएगा। डायग्राम आपके सामने है, 60 वोल्ट, 6 और 6 पैरेलल में 3 बन जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, है ना? तो पावर टू लोड यहाँ कितना हो जाएगा? एज यू कैन सी दिस करंट इज 10 एम्पियर्स, तो 10 का स्क्वायर इंटू 3, ये बन जाता है 300 वोल्ट्स, ठीक है? इफ बी इज योर आंसर, लेट अस पुट बी। बी है क्या? 3। तो 6 इन पैरेलल विथ 3, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 इज लाइक 2, तो 60 वोल्ट्स। ये 2 ओम, ये 3 ओम, तो 60 बाय 5 इज लाइक 12 एम्पियर्स। लोड कितना बना? 12 का स्क्वायर इंटू 3, 12 का स्क्वायर इज 144, तो कितना बना ये? 40, 420 प्लस, कितना बना ये? 432। हाँ बराबर, 420 प्लस 12, 432। सी ऑप्शन, आर एस होगा 72, 4 ohms, 3 ohms, this is 60 by 7 amperes। तो पावर टू लोड कितना हुआ? 60 बाय 7 का होल स्क्वायर इंटू 3, ये बताना कितना आ रहा है? 100 का कितना आ रहा है? 100 कितना आ रहा है? वो भैया आप लोग आंसर तो दो यार।
ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में से एक रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, मतलब सोर्स सीधा सीधा लोड से कनेक्ट हो गया। तो डिसाइसिवली जीरो इज द आंसर एंड दैट्स योर केस नंबर 5। मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा, आपको दिख रहा है क्लियर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहले तो इस पे क्लियर एंड नोटेड टाइप करो, फिर एक दो चीजें और इसके बारे में। देखो एक बात बताना, ये वाला केस बाकी सारे केसेस से डिफरेंट है इन अ सेंस दैट सोर्स इंपिडेंस हियर इज अ वेरिएबल। यहां पर सोर्स इंपिडेंस वेरिएबल है। अब सीधी सी बात है, देखो आपका जो सर्किट है उसके अंदर ये सोर्स है और ये लोड है ना, ये सोर्स है और ये लोड है। अब आप बताना एक चीज मुझे चैट बॉक्स में, सोर्स से लोड पे मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगा जब सोर्स और लोड के बीच में कोई पावर खाने वाला नहीं हो, यस या नो? जब सोर्स या लोड के बीच में कोई पावर खाने वाला है ही नहीं, तो सोर्स से लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो ही जाएगा कि नहीं? वो केस 4 में हो रहा है। पहले तीन केसेस में तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस बीच में खड़ा है पावर खाने के लिए, तो लोड को उतना ट्रांसफर नहीं हो रहा। लास्ट केस में सोर्स से सीधा लोड कनेक्ट हो रहा है, खत्म, बिचौलिया कोई नहीं है ना, बीच में कोई नहीं है कमीशन खाने वाला। एंटायर पावर कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द लोड। ठीक है, सो व्हाट्स द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज when the यस नंदिनी, परफेक्ट परफेक्ट। मान लो आप
किया उसने ऐसा ऐसा का मतलब क्या है? आइडियली अगर मैं बात करूं तो आर कैन बी, आर इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, राइट? आइडियली, ठीक है। अब इफ इट इज गिवन, अगर ऐसा गिवन होता है कि आर जो है वो एक वेरिएक है, वेरिएबल रजिस्टर है, मान लो वेरिएबल रजिस्टर, और वो वैरी करता है 2 ओम से लेकर के 25 ओम तक। ऐसा गिवन होता तो फिर आपका आंसर क्या होता नंदिनी? अगर ऐसा गिवन होता तो आपका आंसर क्या होता? करेक्ट, करेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है इसी में हम अपेंड कर लेते हैं इसको। इट शुड बी 0 ऑब्लिक मिनिमम। इट शुड बी 0 ऑब्लिक मिनिमम फॉर एमपीटी टू द लोड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप पूछते रहा करो तो नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अब आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो मैं तो करने वाला था इसको ओवर। ठीक है, इसलिए प्लीज आस्क क्वेश्चंस। महाराष्ट्र के इतने कॉलेजेस में अभी क्लासेस चल रही हैं। मुंबई के वीजेटीआई में चल रही है, आपके यहाँ के वाईसीसी में चल रही है, थोड़े दिन बाद रामदेव बाबा में भी शुरू होने वाली है। सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, चैट बॉक्स में बहुत एक्टिव रहते हैं। राय सोनी में ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ना क्वेश्चन पूछते हैं ना एक्टिव रहे। 2-3 लोग हैं बस, वो चैट करते हैं बस। भगवान जाने व्हाट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पूछते रहा करो, आपका बेनिफिट है इसके अंदर। ठीक है, पूछेंगे तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं तो फटाफट बढ़ता जाऊंगा आगे। ठीक है, चलो, एनीवेज विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। लास्ट कमेंट्स कर दो आज के लिए। हाउ वाज द सेशन टुडे? कैसा था आज का सेशन? क्लोजिंग? कोई कमेंट नहीं करेंगे। चलो, मिलते हैं शाम को 5 बजे।